नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी देहरादून की विशेष प्रस्तुति उत्तरायणी में मैं रविंद्र सिंह आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आकाशवाणी देहरादून के क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति उत्तरायणी में आज हम बात करेंगे जल संचयन, संरक्षण एवं उपयोग पर। जल संचयन प्रणाली को आज विश्वव्यापी तौर पर अपनाया जा रहा है और समय के साथ इसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। जल संचयन, संरक्षण एवं उपयोग को हम आज विस्तार से समझेंगे। हम इस कार्यक्रम के तहत वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समाधान, तकनीक और जन भागीदारी को उजागर करेंगे। जल संचयन, संरक्षण एवं उपयोग विषय पर हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आर.के. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक एवं जल विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून से। डॉक्टर सिंह, आपका बहुत स्वागत है आकाशवाणी देहरादून के विशेष कार्यक्रम उत्तरायणी में। धन्यवाद सर, सबसे पहले हम आपसे जल संरक्षण की वर्तमान स्थिति को समझना चाहेंगे। देखिए, जल एक सीमित प्राकृतिक संसाधन है जो हमको प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। जल का एकमात्र स्रोत वर्षा ही है, तो अब इसका संचयन हमको करना है नितांत आवश्यक। अब देखें, हमारे पास पूरे जो ग्लोबल वाटर रिसोर्स है हमारे जो विश्व में जी, उसमें जितना जल है उसका मात्र 2.5% हमारा मीठा जल है जो हमारे काम आ सकता है। मात्र 2.5 और उसका भी जो 68% है ऐसी जगहों पे है, ग्लेशियर के रूप में है, जो हमको उपलब्ध नहीं है। तो मात्र उसका एक तरह से आप समझिए 32% 2.5 का हमको उपलब्ध है जी। और तब आप समझिए कि इसको कितना कीमती चीज है और इसको कितना हमको संचय करके और सीमित मात्रा में उपयोग करना है। हमारे देश में एक तरह से देखा जाए तो 17% 17% जनसंख्या है जी, विश्व की, और जल का जो है संसाधन मात्र 4.0 तो अब 4% स्रोत से जल से हमको 17% जनसंख्या को कैटर करना है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे आने वाले भविष्य में जल का संरक्षण कितना आवश्यक है। जी डॉक्टर सिंह, क्योंकि जैसे आपने बताया कि जल संरक्षण कितना आवश्यक है, अब हम ये जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जल संकट के मुख्य कारणों पर अगर प्रकाश डालें तो वो क्या क्या आज हमारे सामने है। हमारे जल संकट का मुख्य जो कारण है, एक तो है कि हमको इसका उपयोग कितने किफायती तरीके से करना है। जी, ये इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। आपको मालूम है कि करीब 75 से 80% जल जो हमको उपलब्ध है वो हमारे कृषि के काम में आता है। अब कृषि के काम में आता है मेनली जो सिंचाई के लिए, उसमें हमको ऐसी विधियों को अपनाना है कि जो जल हम ज्यादा से ज्यादा, कम से कम जल में ज्यादा से ज्यादा भूमि की सिंचाई कर सकें। जी, अभी हम लोग ज्यादातर फ्लड इरिगेशन को महत्व करते हैं कि खेत में पानी अपना खोल दिया, अपना बह रहा है और जब सारा खेत भर गया तो बंद कर देते हैं। बिल्कुल। तो इसमें मात्र आप ये समझें कि इसकी जो एफिशिएंसी है करीब 36% है, 36-37%। अच्छा। यानी कि अगर आप 1 लीटर पानी देते हैं इस विधि से पौधों को तो मात्र 360 ml पानी पौधा लेता है और बाकी जो है बेकार चला जाता है। और एक तो ये मुख्य कारण है, और दूसरा है कि हमारे जो लोग हैं उनको जल के जो उपयोग है बहुत किफायती तरीके से उनको करना चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध बहुत ज्यादा होते हैं हम उसकी कीमत नहीं समझते हैं। जहां हम काम अपने स्नान का 1 बाल्टी 2 बाल्टी से कर सकते हैं, जी, जी, जी। हम बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। तो हमें सबसे पहले कृषि में पानी को कम करना है और दूसरा अपने घरेलू उपयोग में कम करना है। तो ये मुख्य कारण है। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये भी हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज का। तो क्लाइमेट चेंज भी हमारे जल संकट का एक कारण है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कारण है। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं और कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन का जल स्रोतों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब आप देखें कि जलवायु परिवर्तन से जो ज्यादातर है कि तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, जब तापमान हमारे पृथ्वी का बढ़ रहा है, हमारे आसपास वातावरण का, तो वाष्पीकरण जल का बहुत ज्यादा हो रहा है। जी, एक जी। दूसरा पहलू यह है कि जब गर्मी बढ़ रही है तो पौधों का जो पानी की आवश्यकता है ना वो भी बढ़ रही है, उनकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। और जगह जगह आप देख रहे हैं कि वाष्पीकरण
और उनका पौधे का जो है सिंचाई का जो आवश्यकता है वो जो बढ़ रही है, और घरेलू उपयोग में भी पानी की खपत ये तापमान बढ़ने से हो रही है। तो ये मुख्य कारण है तापमान बढ़ने से हमारा कैसे जल स्रोत पे इसका असर पड़। हाँ, यानी कि जलवायु परिवर्तन का जल स्रोतों पर किस तरीके से असर पड़ रहा है, जी। ये आपने बताया। अब बात करते हैं वर्षा के जल संचयन की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है। डॉक्टर सिंह, अब हम आपसे अपने श्रोताओं के लिए वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझना चाहेंगे। हमको पहले तो श्रोताओं को एक बात जान लेनी चाहिए कि हमारे पास वर्षा ही एकमात्र स्रोत है जल का। जी। वर्षा से ही हमको जल मिलता है, और हमारे पास कोई का मतलब जल बनाने की विधि नहीं है कि हम फैक्ट्री में इसको बनाएं। तो इसका जो संचयन हम 3 तरह से कर सकते हैं। बारिश के टाइम में जो समय में जो हमको जल मिलता है उसको या तो हम भूजल में मिला दें, डाइवर्ट कर दें ताकि भूजल का स्तर बढ़ जाए। दूसरा, हमारे पास जो तालाब है हम उसमें इकट्ठा करें। जी। और तीसरा जो है, हम अपने जो छत पे जो पानी आ रहा है उसको हम इकट्ठा करके किसी ड्रम में या किसी तालाब में हम उसको रखें अपने घरेलू उपयोग के लिए या किचन गार्डन के लिए। तो हम 3 तरह से इसका संचयन कर सकते हैं। अब अगर नवीनतम तकनीकों की बात की जाए तो जल संरक्षण के लिए कौन कौन सी नवीनतम तकनीकें हैं जो अपनाई जा रही हैं इस दौरान, अगर हम देखें? जल संरक्षण के लिए देखिए 2 तकनीक की हम बात करेंगे। एक तकनीक तो है जो बारिश के बाद, बारिश के समय जो हमारा सतह के ऊपर जल का जो प्रवाह होता है जी, हम उसको कैसे रोकें। उसको जो है रोकने के 2 तरीके हैं। एक तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रवाह को जमीन के अंदर जाने के लिए हम उसको विधि करें, और जो बचा है फिर हम उसको तालाब में डाइवर्ट करके हम इकट्ठा करें। तो एक तो हो गया कि जो सतह के ऊपर बारिश के समय जो पानी आ रहा है उसको हम संचय करें। दूसरा ये है, जैसा मैंने बताया, कि जो छत के पानी का हम कैसे संचय करते हैं। और आजकल तो देखिए छत के पानी का संचयन करने का जो सिस्टम है वो हमारे बाजार में उपलब्ध है। कैसे गटर क्या साइज का होना चाहिए, पाइप क्या साइज का होना चाहिए, और हमको जो है कितनी जल की आवश्यकता है, तो हम ये सब उपलब्ध है, और एक्सपर्ट भी उपलब्ध है। वो हम हमारे घर की एरिया, हमारे छत के जो क्षेत्रफल है उसको देखते हुए वो बता सकते हैं कि हमको किसकी आवश्यकता होगी। जी। ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ लें कि 30,000 से लेकर के 40,000 तक हम एक सिस्टम बन सकता है। जी। सर, मैं इसी सवाल पर आ रहा था कि कई बार ये लगता है कि जल संचयन की लागत अधिक है या फिर लोगों को इस पर संशय रहता है। क्या आप कुछ ऐसी तकनीकों के बारे में बता सकते हैं जो कम लागत में, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जा सकती हैं और जिन पर काम किया भी जा रहा हो? देखिए, एक तो मैं कहूँगा कि ये पूरी तरह से एक भ्रांति है कि जल संचयन का अगर हम कोई उपाय करते हैं तो वो महंगा पड़ेगा। आप ये देखिए कि आप उसमें कितनी लागत लगा रहे हैं और कितना उससे मिल रहा है फायदा। अगर हम मान लीजिए हमारे पास कोई पुराना तालाब है जो काम नहीं है, जिसमें पानी मिट्टी वगैरह इकट्ठा होकर के पानी जमा नहीं हो पाता है जी। तो अगर हम उसमें पानी जमा करते हैं, उसको डिसिल्टिंग करके सारी गाद वगैरह मिट्टी निकाल दें, तो उसमें जो पानी जो जमा होता है हम उस पानी का उपयोग 2 तरह से कर सकते हैं। जी। एक, आप उसमें मत्स्य पालन कर सकते हैं। तो जितनी जो है मछली आपकी उसमें आएगी, कम से कम जो है 1 से 2 मछलियां पर स्क्वायर मीटर में मिल जाएंगी आपको। कम से कम 1 केजी वजन का 1 साल के अंदर। जी। एक वो हो गया। और उससे जो है फिर उस पानी से आप सिंचाई करेंगे, तो जहां आप साल में 1 फसल लेते थे वहां आप 2 फसल भी ले सकते हैं कुछ एरिया में। और जो आपकी बागवानी है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि बारिश में जो पौधों को पानी मिला उसके बाद वो पानी देते नहीं। हाँ। अगर एक पानी आप इसका उपयोग करके दे दें तो उसका जो है कम से कम जो है 20% आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से 1 साल या ज्यादा से ज्यादा 2 साल में आप पूरा कास्ट को रिकवर कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। हमने आपसे जाना कि कैसे कम लागत पर भी जल संचय किया जा सकता है। हम अपने श्रोताओं के लिए यह भी जानना चाहेंगे कि जल संरक्षण का पर्यावरण संतुलन पर क्या असर होता है। देखिए, हमारा जो पर्यावरण का जो मुख्य एक घटक है जल है। अगर हमारा जल शुद्ध है, जल हमारा उचित मात्रा में है। अब मैं आपको एक बात बताऊं। जी। एक मानक है कि अगर 1700 मीटर क्यूब प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अगर जल की उपलब्धता है तो हम कहते हैं कि पर्याप्त और
अच्छे मात्रा में उपलब्ध है। अगर उपलब्धता 1700 मीटर क्यूब प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से कम हो गई तो उसको हम कहते हैं कि जल की विषम परिस्थिति पैदा होगी। और अगर वो कम होते होते 1000 से कम हो गई तब हम कहते हैं कि ये हमारे पास पूरी एकदम एक्यूट शॉर्टेज जिसको बोलते हैं कि हो गई, और उसका जो है परिणाम अपने जीवन पे, अपने कृषि पे पड़ने लगता है जी। तो अभी जो हमारा जो देश है उसके हिसाब से उपलब्धता हमारी करीब 1480 मीटर क्यूब पर पर्सन प्रति व्यक्ति है, यानी कि हम लोग जो है वाटर स्ट्रेस कंडीशन में आ चुके। तो अब इसका देखिए, पर्यावरण संतुलन में क्या होता है कि हमारा जल का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास तालाब है, उसकी क्वालिटी अगर अच्छी है, उसमें जलकुंभी नहीं है, कोई वीड्स नहीं है, तो एक तो वो बात होगी। और दूसरा जो है हमारी जो नदी की जो पानी है वो हमारा साफ होना चाहिए जी। और देखिए, जब नदी में हमेशा पानी रहता है तो उसमें एक बायोडाइवर्सिटी भी डेवलप करती है, और जब पानी नदी में मान लीजिए सूख जाता है वो सारी बायोडाइवर्सिटी मर जाती है। और जल की उपलब्धता है तो आप अपने आसपास जो है वनस्पति को भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो जल का जो एक तरह से कहिए कि जो जल के अंदर के जो जीव हैं उनके लिए तो उसका साफ होना या उचित मात्रा में होना आवश्यक होता है। जी जी। तो जल जो है पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना और साफ रहना, क्वालिटी इसकी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी डॉक्टर साहब, जैसे अभी तक हम संचय के बारे में आपसे जान ही रहे हैं, तो कई बार यह हमारे श्रोताओं के मन में सवाल भी होगा कि पानी को अगर स्टोर करने के लिए तालाब उसके लिए बनाया जाता है लेकिन उसका रिसाव हो जाता है, ये रिसाव कैसे रोका जा सकता है? हालांकि इसके लिए सीमेंट या आरसीसी की लाइनिंग अगर करें तो वो महंगा एक होगा, तो उद्देश्य जैसे सिंचाई को लेकर है, पशुधन को लेकर है जिसको इस्तेमाल करना है, तो कैसे हम इस रिसाव को कम कर सकते हैं? इसके लिए किस तकनीक को अपनाया जा सकता है? आजकल ये सरकार हमारी जो है उत्तराखंड की सरकार या फिर केंद्र की सरकार इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। देखिए, हमको पहले समझना है कि हम जल का जो संरक्षण कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। अगर हमारा उद्देश्य जो है भूजल का स्तर को बढ़ाना है जी। तब तो हमको लाइनिंग नहीं करनी चाहिए। और अगर हमारा उद्देश्य जो है हम अपने घरेलू काम के लिए, पशुधन के लिए या फिर हम सिंचाई के लिए करना चाहते हैं, मत्स्य पालन के लिए भी करना चाहते हैं, तो हमको उस तालाब की लाइनिंग करना है। और देखिए, लाइनिंग के लिए आरसीसी आप कर सकते हैं, सीमेंट कंक्रीट का कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ता है। और पहाड़ों पर खास तौर से ये 3-4 साल के बाद, 5 साल के बाद चलता नहीं है, क्रैक हो जाता है। क्योंकि पहाड़ की मिट्टी जो है ना, उसकी एक आदत होती है, वो सटिल करती है, जो है 1 mm 2 mm सटिल कर गई अगर 2-4 साल में, तो क्रैक होना। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका आया है प्लास्टिक की लाइनिंग का। और ऐसा प्लास्टिक अभी बाजार में बनाया गया है जो बाजार में उपलब्ध है, पानी को कंटामिनेट नहीं करता है और पानी के रिसाव को पूरी तरह से बंद कर देता है। और इसके लिए एक खास तरह का प्लास्टिक बनाया जाता है जी, जो हमारे ज्वाइनिंग करने, जो जोड़ने में आसानी हो, जो सूर्य की किरणों का जिसके प्रभाव न पड़े। आप देखते होंगे कि बहुत सारे प्लास्टिक अगर धूप में पड़े हो तो क्रैक कर जाते हैं 6 महीने साल भर के बाद। जी। लेकिन ये ऐसा प्लास्टिक है कि अगर तालाब में पानी कम भी है तो भी वो प्लास्टिक को धूप का प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसकी जो है लाइफ स्पैन जो है वो कम से कम जो है हमारी 30 साल के ऊपर रहेगी। तो हमारी जो लाइनिंग, इसको बोलते हैं HDPE जियो मेम्ब्रेन लाइनर जी, या LDPE जियो मेम्ब्रेन लाइनर। तो HDPE जो बोलते हैं वो हाई डेंसिटी का होता है, वो थोड़ा सा कड़ा रहता है। हाँ। और लो डेंसिटी वाला थोड़ा लचीला रहता है। लेकिन जो कड़ा रहता है प्लास्टिक, वो बहुत दिन तक चलता है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आजकल ये जो तकनीकी है लाइनिंग वाली, इसको अपनाया जाए ताकि जो पॉन्ड में जो पानी जो कम होता है ना, वो ज्यादातर 90% रिसाव से ही कम होता है। जी जी। वाष्पीकरण से तो होता है, उसको तो हम रोक नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो कम से कम हम इसको लाइनिंग करके रोक सकते हैं। बिल्कुल। और ये लाइनर जो है, इसकी सारी जानकारी हमारे जिला बागवानी अधिकारी के पास रहती है कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, कौन इसके सप्लायर हैं, कहाँ से मिल सकता है। डॉक्टर सिंह, यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि जल संरक्षण में आम जनता की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जा सकती है ताकि लोग संचय को लेकर और गंभीरता से काम कर सकें। देखिए, किसी भी काम को एक आंदोलन का रूप देने के लिए तो जनता की भागीदारी जरूरी है। जी। हमारे उत्तराखंड से भगुड़ा साहब जो थे, चिपको आंदोलन जन जन तक उन्होंने पहुंचाया। तो वृक्षों को, वनस्पति को रोकने के लिए एक सबके अंदर जो है एक भाव आया। जी। उसी तरह का हमको एक आंदोलन ये बनाना है ताकि
जन जन को ये हो सके कि पानी हमारा जल ही है, तभी जीवन है। और ये हमको लगता है कि खाली सेंसिटाइजेशन का जरूरत है, सब आदमी समझते हैं। आप देखिए, जहाँ पे हमारे कई ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र में देख लीजिए, बुंदेलखंड में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, ऐसी ऐसी जगह वो जल का स्रोत को संचय करते हैं, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। जी। अगर घर में पानी बरस रहा है, घर में जितने भी उनके बर्तन है सब भर जाते हैं, तो सबके दिमाग में तो ये बात तो है कि हमको जल को संचय करना है। बस इसको एक कलेक्टिवली हमको एक आंदोलन का रूप देना है कि भाई अपने छत का पानी जो है या तो संचय कर दीजिए ड्रम वगैरह में, या तो अपने छत का पानी को जो है भूजल में मिला दीजिए जो है। तो इसके लिए जो है ग्राम पंचायत स्तर पे या आपके गांव स्तर पे ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और ये बहुत आराम से, क्योंकि हर चीज़ में लोग भागीदारी करके सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं जी। प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये क्यों ना करें? तो कर सकते हैं, बस खाली एक मोटिवेशन की इनको ज़रूरत है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है सर। अब आम लोगों के साथ ही अगर शैक्षणिक संस्थानों की अगर हम बात करें तो जल संरक्षण की दिशा में शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है या फिर मौजूदा वक्त में दिया जा रहा है? सरकार हमारी बहुत इस तरफ ध्यान दे रही है, और शिक्षा से लेकर के, सब्सिडी से लेकर के, नई नई तकनीकों किसान को पहुंचाने के, ये सारा कार्य कर रही है। और इसके लिए हमारे विश्वविद्यालय हैं, हमारी जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है जी। केवीकेज हैं, और जो भी इवन मैंने तो देखा है कि जो क्लास 6 ऑनवर्ड से भी इसके बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है। तो एक हमारा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है जो ग्रेजुएशन में होता है, वो पूरा जल संरक्षण के बारे में, संचयन के बारे में, जल के उपयोग के बारे में उनको बताया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो पढ़ाई की जाती है उसमें भी एक खासा कवरेज रहता है कि हम तालाब को कैसे बनाएं और कैसे जो है वाटर को जो है चैनलाइज करके उसमें ले जाएं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में भी सर्टिफिकेट कोर्स चलता है खाली रेन वाटर हार्वेस्टिंग या संचयन के बारे में। तो हर स्तर पे हम देख रहे हैं कि सरकार इसको बढ़ावा दे रही है और शिक्षण संस्थान जो है इस पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं सर। और अब चलते चलते आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं को एक संदेश कि वो कैसे जल संचय में अपना योगदान दे सकते हैं। और वो कहते हैं सिंह साहब ना कि आपकी जो है चैरिटी अपने घर से शुरू होती है, तो हम अपने घर से ही क्यों ना शुरू करें ये सब चीज़ें। जैसे अपने घर के जो अपने छत का जो पानी है, हम उसको एक सिस्टम लगा के पाइप के द्वारा भूजल में उसको डाइवर्ट करें, या आपके पास अगर कहीं तालाब वगैरह पुराना गड्ढा है उसमें आप डाइवर्ट कर दें, तो वो अल्टीमेटली वहाँ जाएगा। जी। ठीक है। और फिर जो हम घरेलू उपयोग में करते हैं, अब मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कोई शेविंग कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, ब्रश लगा कर रगड़ रहे हैं या ब्रश कर रहे हैं और नल चल रहा है। तो ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिए, और जितना हमको उपयोग कर रहे हैं, अब मान लीजिए आप जो है कार वॉश कर रहे हैं, अब उसका जो निकल रहा है पानी उसको आप रखिए एक जगह और फिर उसको अपने किचन गार्डन में इस्तेमाल कीजिए जब वो सेटल हो जा रहा है। तो इस तरह से सारे लोग कर सकते हैं, और अपने बच्चों को और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसके बारे में प्रेरित करें जो है ये। डॉक्टर आके सिंह जी, आप हमारे कार्यक्रम उत्तरायणी में आए और जल संचयन, संरक्षण एवं उपयोग पर महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। आकाशवाणी देहरादून की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिंह साहब, धन्यवाद। साक्षात्कार में आपने सुना कि जल संकट आज हर किसी के जीवन से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन सवाल उठता है, समाधान क्या है? कैसे बचाएं हम जल, और कौन से तरीके हैं जो खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकते हैं? दरअसल जल संरक्षण का मतलब केवल पानी बचाना नहीं, बल्कि उसके स्रोतों को पुनर्जीवित करना है। वर्षा जल को रोकना और सतही बहाव को भूमि में समाहित करना भी है। हमें पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिक तकनीकों को जोड़ना होगा। विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ खास उपाय अत्यंत प्रभावी होते हैं, जैसे कि चाल खाल बनाना, खातियां और रिसाव पिट तैयार करना, जिससे वर्षा जल भूमि में रिसकर जल स्रोतों को रिचार्ज करता है। इसके अलावा वृक्षारोपण विशेषकर स्थानीय प्रजातियों का न केवल मिट्टी का कटाव रोकता है, बल्कि भूजल स्तर को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी से किए गए ऐसे प्रयास न केवल पर्यावरण को बचाते हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं रुद्रप्रयाग,
जिले के कोट गांव, जहां महिलाओं के सामूहिक प्रयास ने जल संरक्षण की एक मिसाल कायम की है। ये कहानी है बदलाव की, उम्मीद की और प्रकृति से प्रेम की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के एक छोटे से गांव कोट में 35 महिलाओं ने मिलकर वो कर दिखाया जो कई बड़ी योजनाएं नहीं कर पाई। अगस्त्यमुनि ब्लॉक की रानीगढ़ पट्टी स्थित कोट गांव की इन महिलाओं ने पिछले 2 वर्षों में 5 हेक्टेयर वन क्षेत्र में 1000 से अधिक चाल खाल, खंतियां और रिसाव पिट तैयार किए हैं, जिससे लाखों लीटर बरसाती पानी संरक्षित किया जा चुका है। इन प्रयासों का असर ये हुआ कि गांव के आसपास के कई जल स्रोत जो पूरी तरह से सूख चुके थे, अब फिर से बहने लगे हैं। नमस्कार आप सभी लोगों को। तो मेरा नाम है रितिका चौधरी। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहती हूँ। जैसे कि हमने वहाँ पे हमने जल संरक्षण का कार्य कराया है। हमारे वन सिंगलास देवता मिश्रित वन के तहत हमने गड्ढों का निर्माण किया है वहाँ पे और खंतियों का निर्माण किया है। लगभग हमने वहाँ पे 1000 खंतियाँ और 1000 लगभग गड्ढे बनाए हैं। इससे ये हुआ है कि जो हमारे पुराने जल के स्रोत थे जो सूख चुके थे काफ़ी टाइम से, इनमें पानी आया और धीरे धीरे ये रिचार्ज हुए हैं। बाकी हमने इसमें रोजगार के साथ साथ सबसे बड़ा तो हमने पुण्य का काम किया, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि वृक्षारोपण करना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है, जो कि हम सभी ने मिलकर किया। हमारा वहाँ पे कम से कम 35-40 महिलाओं का समूह हुआ करता था। तो हम सब लोग जाते थे अपना टाइम पे और लगा लो 5-7 घंटे, मतलब 8 घंटे लगा लो, 8 घंटे हम वहाँ पे काम करते थे रेगुलर। मतलब लगा लो हमने 1 साल तक कंटिन्यू काम किया है, पिछले साल 2024 जून के महीने से और 2025 जून के महीने तक ये कार्य कंटिन्यू ही है। तो हमने इस बीच बहुत सारा काम किया वहाँ पे और बहुत मेहनत करी और हमारी मेहनत वाकई में वहाँ पे रंग भी लाई है। और इससे ये हुआ कि सबसे पहले तो वृक्षारोपण करना आप सभी लोगों को पता है कि आज के ज़माने में कितना महत्वपूर्ण हो चुका है। अगर यदि पेड़ पौधे जीवित हैं तो तभी मनुष्य अपने जीवन की कल्पना कर सकता है, वरना तो व्यर्थ ही है सभी कुछ। तो हमने भी ऐसा किया है वहाँ पे। और साथ में हमने वहाँ पे सबसे मेन हमको मिला है यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट देव राघवेंद्र बद्री भैया जी और जय के सिंह चौधरी सुमन देवी हमारे ग्राम प्रधान, उनका काफ़ी सपोर्ट मिला है हमको। तो उनके कारण ही हमको पुण्य के साथ साथ मनरेगा का भी हमको यहाँ पे हमारी प्रॉपर दिहाड़ी भी मिलती थी और साथ में हमने बहुत मिलजुल के काम किया और आपसी लोगों में आपसी एकता बनी रही। और ऐसा होता है ना कि जैसे सभी लोग मिलके काम करते हैं तो काम में मन भी लगता है अच्छे से। तो हमने वहाँ पे चाल खालें बनाई थी और चाल खाल बनाने से हमको ये फायदा हुआ कि जैसे ही बारिश आई तो चाल खाल पानियों से पूरी तरह भर चुकी थी और जो हमारे पुराने स्रोत थे जो कि बंद पड़े हुए थे उनमें भी पानी रिचार्ज हो गया था। और इसको देखकर ही हम लोगों को मतलब होता है ना, एक जो काम करते हैं उससे खुशी मिलती है कि हाँ हमारा काम सक्सेस हो रहा है। तो हमको बहुत खुशी मिली अपने चाल खालों में पानी देख करके। तो आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। इस कार्य को अंजाम देने में महिलाओं को मार्गदर्शन मिला पर्यावरणविद जगत सिंह जंगली और स्थानीय युवा व पर्यावरण जानकार राघवेंद्र सिंह चौधरी का। उनकी सोच थी प्रकृति से जुड़ो, भविष्य संवारो। नमस्कार, मैं देव राघवेंद्र, पर्यावरण विशेषज्ञ, और मैं अभी रुद्रप्रयाग जिले के ग्राम सभा कोट से बोल रहा हूँ। यहाँ पे विगत पिछले 1 साल से लगभग हमारे गांव की 35 महिलाएं, इनका एक ग्रुप हम लोगों ने बनाया है, जिस ग्रुप का नाम दिया है सिंगलास देवता मिश्रित वन और जल संरक्षण समिति। इसमें जो एम्पावरिंग इनेबलिंग फैक्टर का काम कर रहा है वो मनरेगा कर रहा है हमारे गांव के ग्राम प्रधान जी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक विशेषज्ञ रूप में इनको गाइड कर पा रहा हूँ, इनको बता पा रहा हूँ, शायद ये मेरा सौभाग्य है। पिछले साल हमने काम 12 जून से शुरू किया था। हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो हमारी ग्राम पंचायत कोट है, इसकी एक 5 हेक्टेयर वन भूमि थी, ग्राम पंचायत की भूमि थी, जो कि गांव से ऊपर है। इसमें हमने अपने गांव के नीचे जो हमारे पानी के सोर्स हैं, जिनको हम लोकल स्ट्रीम कहते हैं, जिनसे हम पानी लेते हैं, इनमें कहीं ना कहीं विगत 5-10 सालों से पानी कम होता जा रहा था और कुछ ऐसे पानी के स्रोत थे कि जो सूख गए थे। इनके रिचार्ज के लिए हमने ये काम यहाँ पे शुरू किया, जिसमें हमने अपनी 35 महिलाओं को इसमें लगाया और पूरे तन मन धन के साथ महिलाओं ने कार्य किया। उनको हमने सिखाया कि कैसे ट्रेंचेस बनाते हैं, कैसे परकुलेशन पिट्स बनाते हैं, कैसे डग आउट पॉन्ड बनाते हैं।
तो ये चाल खाल बनाने का तरीका बताया, कहाँ पे बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, और पूरी शिद्दत के साथ हमारी महिलाओं ने सीखा और पूरे अनावरत 1 साल उन्होंने काम किया। और लगभग इसमें 1000 टोटल पर्कुलेशन पिट मिला के, चाल खाल मिला के, ट्रेंचेस मिला के 1000 स्ट्रक्चर हमारे इसमें बने हैं। और जब भी बारिश होती है तो ये बढ़ते हैं और इनसे पानी पर्कुलेट होके जमीन के अंदर जाता है, एक्वीफर में जाता है, और नीचे के जो पानी के स्रोत हैं जो सूखने की कगार पे थे उनमें पानी बढ़ जाता है। तो ये एक जल संरक्षण का एक मॉडल आज बन चुका है। तमाम जगहों से लोग यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं कि अपने जगह जहाँ पे पानी सूख रहा है वहाँ पे वो कैसे काम करें। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। और महिलाएं इसमें कार्य कर रही हैं, मनरेगा इसमें एम्पावर कर रहा है महिलाओं को। तो एक रोजगार के साथ साथ पर्यावरण का काम भी हो रहा है। एक अच्छे सरकार की एक अच्छी स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है, तो ये एक खुशी की बात है। और जल संरक्षण के साथ साथ इसमें 1000 पौधों का प्लांटेशन भी किया गया है, जिनकी मॉनिटरिंग लगातार यहाँ पे हो रही है। तो ओवरऑल इसमें हमारी महिलाएं, हमारे ग्राम प्रधान जी और जितने भी हमारे एक्सपर्ट हैं इसमें लगे हुए हैं, ताकि ये आगे एक वाटर मॉडल के रूप में पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में फैले और अन्यत्र जो लोग हैं, जो समूह हैं, उनको प्रेरणा मिले। महिलाएं खेतों, घर और बच्चों की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही मनरेगा के तहत वन और जल संरक्षण का कार्य कर रही हैं। उनकी मेहनत ने गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी है। श्रीमान, मैं पूनम देवी कोडमल्ला से बोली हूँ। अपने सिंगलास देवता की तरह समूह में हम बहुत सारे पेड़ लगा रहे हैं, अपने जंगल को बचाना चाहते हैं। जंगल है तो हमारा जीवन है, पानी है तो हम हैं। पानी नहीं रहेगा तो हम भी कैसे जीवित रहेंगे। और हमारे पेड़ पौधे और हमारा जंगल, जब जून के महीने में आग लगती है तो बहुत समस्या होती है। हमें बचाने के लिए, अपने जंगल बचाने के लिए बहुत ज्यादा समस्या होती है और हमें पानी की जरूरत होती है। पर हमने खंतियाँ बना रखी है, इसी वजह से बना रखे हैं। हमारे पेड़ पौधे, हमारे जंगल के जानवर या इंसान, पशु पक्षी पानी को जो हमने अपने रिसापिट में इकट्ठा करके रखा है, वो हमारे जानवर और इंसान और पेड़ पक्षी सब के लिए हो जाता है। हमें बहुत अच्छा भी लगता है कि हमने पानी इकट्ठा किया है और हमें हर कोई बाहर से देखने भी आते हैं। हमारे जंगल को अच्छा लगता है सबको। और हमारे अपने जंगल में बहुत अच्छे अच्छे पेड़ भी लगा रखे हैं और बाहर से भी बहुत सारे पेड़ आ रखे हैं और हर तरह पानी निकलता है, तो हमें अच्छा भी लगता है। हर जगह हमने पानी के लिए रिसाव पिट और खंतियाँ बहुत सारी बना रखे हैं और पेड़ भी लगा रखे हैं। पेड़ों के लिए तो हमने पानी इकट्ठा किया है और जंगली जानवरों के लिए भी हो जाते हैं, हमारे लिए भी हो जाता है। पेड़ पक्षी हर कोई देखने भी आते हैं कि पानी बहुत सारा इकट्ठा है। नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती मीनू देवी है। मैं ग्राम कोट की सरपंच हूँ। हमने 2024 12 जून से यह कार्य शुरू किया, पेड़ पौधे लगाने का। और हमारे गांव में पानी सूख गया था और हमने चाल खाल खंती बनाए, जिसमें बहुत सारे पानी इकट्ठा हो रखा है और जो पुराने स्रोत थे हमारे वो रिचार्ज हो गए। और हम दूसरी बात, और हम पर्यावरण से भी जुड़े हुए हैं। हमने पेड़ पौधे लगाए, अनेक पेड़ पौधे लगाए, जो कि एक वरदान सिद्ध हुआ है हमारे लिए और जो पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए मैं सभी ग्रामवासी या सभी देशवासियों से मेरा आग्रह है कि वो भी पेड़ पौधे लगाने का कष्ट करें, जिससे कि पर्यावरण शुद्ध और हवा हमें शुद्ध मिले, जो कि आदमी स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सके। और ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक अच्छा सबक है। हम लोग कम से कम 35 महिलाएं थी और उसमें क्या है, उसमें बरसात भी नहीं थी और क्या है, उसमें बहुत सारी जमीन सूखी पड़ी हुई थी। और हम 35 महिलाओं ने सब्बल हो गया, खंती हो गई, उससे हमने कुदाल हो गया, झाड़ी झूड़ी काटने के लिए दरांती हो गई, उसका यूज करा। और हम सब महिलाएं जितनी भी है मिलजुल कर कार्य को पूरा कर रही थी और इसमें हमारे प्रधान जी भी हमारा सपोर्ट कर रहे थे। कोट गांव की ये कहानी सिर्फ जल संरक्षण की नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयासों से कैसे बदलाव लाया जा सकता है, इसकी जीवंत मिसाल है। जहां चाह वहां राह, और कोट गांव की महिलाएं इस राह पर पूरे विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ रही हैं। कोट गांव वास्तव में जल संरक्षण का एक जीवंत उदाहरण है
और सभी लोगों को इससे सीख लेकर जल संरक्षण के प्रयासों में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। तो श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम उत्तरायणी के इस अंक में आज के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।